तो आज हम बात करेंगे बेटा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी कि अपन बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो जैसा कि आप सबने अभी तक पढ़ चुके हैं, कोशिका के बारे में पढ़ लिया है अपन ने कि कोशिका जो है वो जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे अपन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। उसके अपन ने उस चैप्टर नंबर 8 में सारे के सारे अपन ने सेल ऑर्गन पढ़ लिए हैं। सेल ऑर्गन में जिसमें अपन ने उसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि जो कोशिका चक्र है और जो कोशिका विभाजन है वो किस प्रकार से होता है। तो हम इसकी बात करते हैं बेटा। अपन देखते हैं कि जो कोशिका चक्र है और जो कोशिका विभाजन है, अपन ने वहां पे जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया था बेटा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्चोव तथा कोलनागेली द्वारा। कोलनागेली द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो भी नई कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, उन कोशिकाओं का, नई कोशिकाओं का निर्माण अपने से पहले वाली यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होता है। तो उनका एक मत था कि जो कोशिका विभाजन होता है, या अपन बोले कि नई कोशिकाएं जो बनती है, उन नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है? अपने पहले वाली कोशिका से। तो इसके लिए बता दिया था इन्होंने कि जो नई कोशिकाएं जो बनती है अपने पास में, नई कोशिकाओं का निर्माण अपने से पहले वाली कोशिका में, विभाजन के द्वारा होता है। विभाजन के द्वारा होता है, यानी कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनेगी, उन कोशिकाओं का जो निर्माण होगा अपने से जस्ट पहले वाली जो कोशिका होगी, जिसे अपन जनक कोशिका या फिर मातृ कोशिका या फिर मदर सेल के नाम से जानते हैं, उस कोशिका में विभाजन के द्वारा यानी कि सेल डिवीजन के द्वारा होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? अपन कोशिका विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, या कोशिका विभाजन बोलते हैं कि ये कोशिका, इस कोशिका में पाया जाने वाला न्यूक्लियस, इनमें क्या होता है बेटा? डिवीजन होता है। डिवीजन के फलस्वरूप, डिवीजन भी होता है, अलग-अलग प्रकार का होगा, भी अपन आगे बात करेंगे। तो इनमें डिवीजन के फलस्वरूप दो नई कोशिकाएं बनती है, जिनको अपन डॉटर सेल्स या फिर क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पुत्री कोशिकाओं के नाम से इनको जाना जाता है। तो अपन बात करेंगे बेटा अपन कोशिका विभाजन की, पुत्री कोशिका। तो अब अपन बात करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन होता क्या है, ठीक है बेटा? तो कोशिका विभाजन की बात करते हैं अपन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन किसे कहेंगे? कि जो भी मातृ कोशिका होती है, उस मातृ कोशिका से या अपन बोल सकते हैं बेटा इसको जनक कोशिका या पेरेंट सेल के नाम से भी जानते हैं। मातृ कोशिका से नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना, नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता है, यानी कि जो भी नई कोशिका है, वही कोशिका सिद्धांत अपना जो कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था कि जब भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होने से पहले वाली कोशिकाओं में होता है। तो मातृ कोशिका से नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? अपने पास में कोशिका विभाजन कहलाता है। यहाँ अपन बात करें कि पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का बनना भी क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। तो दो डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे कि एक तो हो जाएगी अपने पास में कि मातृ कोशिका से नई पुत्री कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाएगा। या अपन बात करें, ठीक है, एक और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का बनना, नई कोशिकाओं का बनना
कोशिका विभाजन कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए बेटा कि जब भी कोई कोशिका होती है, जनक कोशिका या मातृ कोशिका, उसके द्वारा नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना ही क्या कहलाता है बेटा? कोशिका विभाजन कहलाता है। या फिर आप ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हो कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का जो बनना होता है उसको भी क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका विभाजन के नाम से अपन जानते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन कोशिका चक्र की। कोशिका चक्र होता क्या है? तो यहाँ पर अपन बात करें कि कोशिका विभाजन में काम आने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है, कोशिका विभाजन में काम आने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को किस नाम से? कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन देख लेना इसकी, कोशिका चक्र यानी कि अपन बात करें सेल साइकिल या कोशिका चक्र, तो डेफिनेशन हो जाएगी बेटा अपने पास में कि कोशिका चक्र में काम आने वाली समस्त क्रियाओं को कोशिका चक्र कहा जाता है। कोशिका चक्र कहा जाता है। तो कोशिका चक्र में कौन कौन सी क्रियाएं काम में ली जाती हैं, इन सब की बात करेंगे कि कोशिका चक्र में आने वाली जितनी भी समस्त क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को किस नाम से बेटा? कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। तो अपन देखेंगे कोशिका चक्र के बारे में यहाँ पर कि कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो कोशिका चक्र की अवस्थाओं की बात करेंगे बेटा, तो अवस्थाएं देखेंगे अपन। अवस्थाएं देखिएगा आप कि कोशिका चक्र की अवस्थाएं, कोशिका चक्र की अवस्थाएं देखिएगा। कोशिका चक्र की बेटा मुख्य रूप से दो अवस्थाएं बताई गई है। दो अवस्थाएं कौन कौन सी? एक तो होती है बेटा अपने पास में अंतरावस्था, जिसे अपन इंटरफेज के नाम से जानते हैं, और एक होती है अपने पास में विभाजन प्रावस्था या विभाजन अवस्था, जिसे अपन डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। अपन इन दोनों के प्रकारों की बात करते हैं तो अंतरावस्था की बात करें तो बेटा अंतरावस्था मुख्यतः तीन प्रकार की बताई गई है, जिसका फर्स्ट नंबर नाम होता है जीवन फेज, सेकंड नंबर होता है एस फेज, और थर्ड नंबर होता है G2 फेज। तीन अवस्थाएं। जो जीवन फेज जो होती है, इस जीवन फेज को पूर्व वृद्धि काल अवस्था के नाम से भी जानते हैं। पूर्व वृद्धि काल अवस्था या प्रथम वृद्धि काल अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको और प्रथम वृद्धि काल अवस्था, और जो अपने पास में एस फेज है, इसको संश्लेषण प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। संश्लेषण प्रावस्था के नाम से या संश्लेषण अवस्था के नाम से जानते हैं। और जो G2 फेज होती है, इसको द्वितीय वृद्धि काल अवस्था के नाम से जाना जाता है। द्वितीय वृद्धि काल अवस्था, इनकी बात करते हैं बेटा। तो अपन बात करें कि जीवन फेज जो होती है, पूर्व वृद्धि या प्रथम वृद्धि काल जो अवस्था होती है, इसमें क्या होता है बेटा? केंद्रकों जो होता है, वो केंद्रकों के आकार में वृद्धि होती है। और जो संश्लेषण प्रावस्था होती है, संश्लेषण प्रावस्था में अपन बात करें यहाँ पे तो केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है। केंद्रक आकार में वृद्धि, इसकी बात करें अपन। संश्लेषण जो प्रावस्था होती है, संश्लेषण प्रावस्था में क्या होता है बेटा? डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी रिप्लिकेशन और द्विगुणन होता है। और जो G2 प्रावस्था होती है, इसमें जो रिप्लिकेशन की क्रिया होती है बंद हो जाती है,
और क्या होता है बेटा, वापस से डीएनए के केंद्रक के आकार में क्या होती है, वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो अपन इसकी बात करें कि जो अंतरावस्था होती है, इस अंतरावस्था के 3 प्रकार है अपने पास में, जीवन फेज, एस फेज और जी2 फेज। तो जो जीवन फेज है, उस जीवन फेज को तो अपन किस नाम से जानते हैं, प्रथम वृद्धि काल अवस्था के नाम से जानेंगे। एस फेज को संश्लेषण प्रावस्था के नाम से जानते हैं, और जो जी2 फेज होती है इसको द्वितीय वृद्धि काल अवस्था के नाम से अपन जानते हैं। अब आगे बात करते हैं विभाजन प्रावस्था की। विभाजन प्रावस्था क्या होती है? तो विभाजन प्रावस्था देखते हैं कि विभाजन प्रावस्था जो होती है कि कोशिकाओं में जो विभाजन होगा वो विभाजन भी अलग-अलग प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अपन इसके टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स। विभाजन प्रावस्था की अपन बात करते हैं तो इनमें जो विभाजन होता है, ये विभाजन भी 2 प्रकार से होता है बेटा। एक तो होता है अपने पास में कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जिसको अपन केंद्रक विभाजन के नाम से जानते हैं, और एक होता है अपने पास में साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इसको अपन कोशिका द्रव्य विभाजन के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन इस नाम से इसको जाना जाता है। तो अपन यहां पे बात करें कि कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन होता क्या है। तो कैरियोकाइनेसिस की यदि अपन बेटा बात करें तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि केंद्रक में विभाजन, कि कोशिका के अपन ने जनरली बात करी थी कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक में क्या होता है बेटा, विभाजन होता है। तो इस विभाजन की जो क्रिया होती है कि कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक का विभाजन या केंद्रक द्रव्य का जो विभाजन होता है उसी को अपन कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। अपन बात करें कोशिका द्रव्य विभाजन की, जब कोशिका में या किसी भी सेल में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे अपन कोशिका द्रव्य विभाजन के नाम से जानते हैं। यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य में विभाजन होना ही कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। तो अपन कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस इन दोनों की बात करते हैं बेटा, केंद्रक विभाजन की और कोशिका द्रव्य विभाजन की, इन दोनों की बात करते हैं। तो इनकी भी कुछ प्रावस्थाएं होती है। तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है बेटा, ये निम्न 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। फर्स्ट नंबर जो प्रावस्था होती है अपनी, जिसको अपन प्रोफेज के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर जो प्रावस्था होती है इसको अपन मेटाफेज के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर जो प्रावस्था होती है इसको एनाफेज के नाम से जानते हैं। और जो फोर्थ नंबर प्रावस्था होती है इसको अपन टीलोफेज के नाम से जानते हैं। इनके जो सामान्य हिंदी में नाम होते हैं वो होते हैं, इसको बोलते हैं अपन पूर्वावस्था, मध्यावस्था, थर्ड नंबर बात करें पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इन अवस्थाओं के जरिए कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया यानी कि केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है अपने पास में। जो इसकी जो 4 प्रावस्थाएं होती है वो पूर्वावस्था, प्रोफेज या पूर्वावस्था, इसके बाद अपन बात करें मेटाफेज या मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था या फिर टीलोफेज अंत्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो इन सब प्रावस्थाओं के बारे में अपन आगे बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं बेटा साइटोकाइनेसिस, यानी कि जब कोशिका में प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस की कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद साइटोकाइनेसिस यहां पर स्टार्ट होता है। तो साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है यानी कोशिका द्रव्य विभाजन की, ये दोनों प्रोसेस जो होती है यूकेरियोटिक सेल्स यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो पाई जाती है उन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में किस किस प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो अगर बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, साइटोकाइनेसिस किसमें, फर्स्ट नंबर अपन बात करते हैं साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल में, कि पादप जो कोशिकाएं होती है उन पादप कोशिकाओं में यानी कि प्लांट सेल, पादप कोशिका, इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता किस प्रकार से। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करें तो इसकी भी अलग अलग विधियां होती है पादपों में और जंतुओं में। पादपों में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है बेटा, ये होती है कोशिका पटलिका विधि। कोशिका पटलिका विधि, इस कोशिका पटलिका विधि के द्वारा प्लांट सेल में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। सेकंड नंबर बात करें अपन एनिमल सेल, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है बेटा वो विदलन या खास विधि के द्वारा होता है। कोशिका विदलन विधि जिसको हम खास विधि के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोशिका विदलन विधि या खास विधि के द्वारा क्या होता है बेटा, अपने पास में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको पूरा।
चलो तो देखिएगा बेटा अपन आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे अंतरावस्था जो कोशिका चक्र की अवस्था है तो दो अवस्थाएं जो होगी उनमें कंप्लीट होगी है अंतरावस्था और विभाजन अवस्था जिसको इंटरफेज और डिवीजन फेज के नाम से अपन जानते हैं। अंतरावस्था के प्रकार दे दिए अपन को G1 फेज, एस फेज और G2 फेज यानी कि प्रथम वृद्धि अवस्था, संश्लेषण प्रावस्था और द्वितीय वृद्धि प्रावस्था। इसके बाद विभाजन अवस्था की बात करें तो विभाजन अवस्था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो भागों में कंप्लीट होता है। ये होगा अपने पास में केंद्रक विभाजन अवस्था, ये होगी अपने पास में कोशिका का द्रव्य विभाजन अवस्था। तो केंद्रक विभाजन की बात करें तो केंद्रक विभाजन की जो प्रोसेस होगी वो चार भागों में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में कंप्लीट होगी। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स इन दोनों में अलग-अलग विधि से यानी कि जो प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होगा वो तो कोशिका पटलिका विधि के द्वारा होता है जिसमें मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो जाता है और जो एनिमल सेल होती है उसमें कोशिका विदलन विधि या खांच विधि के द्वारा यानी बीच में से वो सिकुड़ जाती है जिसके द्वारा अपने पास में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो बेटा अब अपन बात करेंगे कि कोशिका विभाजन की जो प्रावस्थाएं होती है विभाजन के प्रकार की कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है तो अब अपन इसकी बात करते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन के प्रकार ध्यान से देखिएगा फिर अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका का जो विभाजन होता है पर्टिकुलर एक विभाजन अपन पर्टिकुलर डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन के प्रकार की बात करें बेटा तो कोशिका जो विभाजन होता है ये विभाजन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। जनरली आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि कोशिका विभाजन दो ही प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अपन यहाँ पे बात करेंगे तीन प्रकार के कोशिका विभाजन की। तीन प्रकार का कौन सा? सबसे पहले होता है फर्स्ट नंबर अपने पास में असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। सेकंड नंबर होता है बेटा जिसको अमाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर होता है अपने पास में समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन को अपन माइटोसिस के नाम से जानते हैं। और थर्ड नंबर होता है अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसको अपन मियोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बात करते हैं बेटा असूत्री विभाजन की। तो असूत्री विभाजन ज्यादातर जो पाया जाता है किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओनली जो भी अपने पास में बैक्टीरियल सेल्स होती है या प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है बेटा अपने पास में असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल या अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका इनमें क्या पाया जाता है? असूत्री प्रकार का विभाजन पाया जाता है। ये जो असूत्री विभाजन का जो प्रकार बताया है ये प्रपोज करा था, प्रपोज बाय रिमार्क यानी कि रिमार्क नामक जो साइंटिस्ट था, इन रिमार्क नामक साइंटिस्ट ने क्या करा बेटा असूत्री प्रकार के कोशिका विभाजन की प्रकार को बताया। यहां पर हम बात करते हैं कि असूत्री प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है ये कोशिका विभाजन जो होगा अपने पास में प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा जिसकी जो खोज करी थी वो रिमार्क नामक साइंटिस्ट ने करी थी। अपन इसके बाद बात करेंगे समसूत्री विभाजन की। अपन जनरली एक बार देख लें, हां समसूत्री विभाजन की बात करते हैं बेटा तो समसूत्री विभाजन जो होगा ये किसमें पाया जाता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों के दोनों विभाजन पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की भी कौन-कौन से सेल्स में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है इनके ऊपर बात करें। समसूत्री विभाजन की जो खोज करी थी प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में अपन बात करें पादपों में समसूत्री विभाजन की जो खोज की गई थी ये अपने पास में वोल्टर, फ्लेमिंग और स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई थी। तो अपन पादप कोशिकाओं में बात करें तो स्ट्रासबर्गर के द्वारा पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की खोज की गई और जंतुओं में वोल्टर, फ्लेमिंग के द्वारा समसूत्री विभाजन की खोज की गई। इसके बाद बात करते हैं बेटा अपन ये जो समसूत्री विभाजन पाया जाता है ये पाया जाएगा बेटा यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स में समसूत्री विभाजन पाया जाएगा। यदि अपन इसकी भी बात करें यूकैरियोटिक सेल्स यदि अपन इसकी भी बात करें तो ज्यादातर जो समसूत्री विभाजन पाया जाता है ये प्लांट वेजिटेटिव सेल्स में
यानी कि कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। भाई अपने पास जो कोशिकाएं होती है बेटा, वो कोशिकाएं एक तो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो वेजिटेटिव सेल्स पाई जाती है जिनको अपन ओटो सेल्स के नाम से भी जानते हैं या बॉडी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो होती है अपने पास में कायिक कोशिकाएं। एक होती है जिनके द्वारा जनन अंगों का निर्माण होता है, जननों का यानी युग्मकों का निर्माण होता है, उनको बोलते हैं अपन जर्म सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से अपन जानते हैं। तो उनमें तो पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अपन बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन यूकेरियोटिक सेल्स यानी कि प्लांट में और जंतुओं में जो पाया जा रहा है, इसका जो प्रकार है वो किस किस में पाया जाएगा? एक तो ये पाया जाता है वेजिटेटिव सेल्स में, वेजिटेटिव सेल्स यानी कि कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है समसूत्री विभाजन, चाहे जंतुओं की हो चाहे पादपों की हो। लेकिन अपन बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन को जो डिस्कवर करा था, या अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज की गई थी, ये खोज बेटा सर्वप्रथम अपने पास में फॉर्मर और मूरे के द्वारा की गई। अपन बात करते हैं फॉर्मर और मूरे की, तो इसकी जो खोज की गई है, इसको डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट फॉर्मर एंड मूरे। इन दोनों साइंटिस्ट ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज जनक कोशिकाओं में की, फॉर्मर व मूरे। ये दो साइंटिस्ट ने, इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज की थी, ये करी थी बेटा अपने पास में किसमें? जर्म सेल्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में या जनन कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव सेल या जनन कोशिका। इन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की इन्होंने खोज करी। तो अपन बात करते हैं बेटा कोशिका विभाजन के प्रकार की। तो कोशिका विभाजन जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार का होगा, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अपन बात करें असूत्री विभाजन की, असूत्री विभाजन में क्या होता है बेटा? असूत्री विभाजन की जो खोज करी थी वो रिमार्क द्वारा की गई थी, और असूत्री विभाजन में कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक द्रव्य का विभाजन जो होता है वो साथ साथ हो जाता है। अपन बात करें समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर और वोल्टर फ्लेमिंग के द्वारा यूकेरियोटिक सेल्स में की गई थी। इन यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें बेटा, तो जो कायिक कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिकाओं में ही समसूत्री विभाजन होता है, जबकि जो इनमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या रहती है वो अपने पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स होती है उनमें सेम रहती है, यानी कि इसको इक्वली डिवीजन भी बोल सकते हैं। अपन अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसकी खोज फार्मर तथा मूरे नामक साइंटिस्ट द्वारा की गई। इन्होंने ये बताया कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें जो नई पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी जो मातृ कोशिका या पेरेंट सेल्स होती है उससे जनक कोशिका से आधी रह जाती है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का विभाजन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही पाया जाता है। तो अपन यहाँ पे आज अपन ने बात करी बेटा कोशिका विभाजन के बारे में बात कर ली, कोशिका चक्र की बात कर ली, कोशिका चक्र में कौन कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं इनके बारे में आपने जाना है आज। इसके बाद कोशिका विभाजन के प्रकार की बात कर ली अपन ने, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की इनकी खोज किस किस में पाया जाता है, कौन कौन सी कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन पाया जाएगा, इन सब की आज अपन ने बात कर ली। तो आज सिर्फ यहाँ तक, कल आपको इससे आगे का पढ़ाया जाएगा जिसमें अपन कोशिका विभाजन की पूरे कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। धन्यवाद।